अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स 2 का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को और फिर मोमेंट ऑफ आर्म को भी हमने डिस्कस करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपने इसको बहुत फोकस करके बहुत गौर से पढ़ना ताकि इट शुड बी क्लियर फॉर यू। ओके, अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हमारे पास हमने दो चीजें पढ़ी, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, डायनामिक्स 1 में हमने पढ़ा कि हमारे पास मेनली द कॉज ऑफ मोशन क्या होती है, फोर्स, जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करती है, चेंजेस को लाती है। ठीक है, और डायनामिक्स 2 को जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा कि ये टॉर्क है जो हमारे पास क्या करता है जी, रोटेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में क्या करता है, चेंजेस को लाता है। कि जब भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है, हम उसको टॉर्क कहते हैं। अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा, कि जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग रही हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो उसको अनबैलेंस कर रही हो। अब अनबैलेंस करने के लिए हमारे पास दो चीजें, या तो फोर्स हो सकती है ट्रांसलेटरी मोशन में, और अगर कोई बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही है तो उसमें अनबैलेंस करने के लिए हमारे पास टॉर्क हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी की सारी इंडिविजुअल फोर्सेस और सारे के सारे इंडिविजुअल टॉर्क्स बैलेंस हो जाएं, या उनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए, ठीक है, नेट फोर्स जब जीरो होती है तो हम कहते हैं फोर्सेस बैलेंस्ड है। इसी तरह से जब नेट टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास टॉर्क क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, सारे टॉर्क्स बैलेंस्ड है। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, लाइक हियर आई रोट इक्विलिब्रियम इज द स्टेट। इक्विलिब्रियम हमारे पास वो स्टेट है इन विच ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, जिसमें सारी की सारी इंडिविजुअल फोर्सेस जो लग रही हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, एंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, टॉर्क्स, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। ठीक है, कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या जितने भी टॉर्क सप्लाई हो रहे हैं, उन सब का नेट सम क्या हो जाए, हमारे पास जीरो हो जाए, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं वो क्या हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। क्यों दोनों का जरूरी है? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास इट विल प्रोड्यूस चेंजेस इन ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने यहाँ आपको बताया कि फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में चेंजेस लाती है और टॉर्क हमारे पास रोटेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में चेंजेस लाता है। ठीक है, जब हमारे पास फोर्स और टॉर्क दोनों का इफेक्ट जीरो होगा, व्हेन बोथ आर जीरो, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स, जस्ट बिकॉज के इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन हैव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्योंकि हम बात करेंगे फोर्स की, और फोर्स हमारे पास चेंजेस कॉज करता है इन ट्रांसलेटरी मोशन, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? क्योंकि इसमें हमारे पास हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, और फोर्स हमारे पास चेंजेस कॉज करता है इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या रहेगी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही है उनका वेक्टर सम क्या हो, हमारे पास जीरो हो, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास वो फोर्सेस क्या हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिख ली, एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 + 2 + 3 + up to so on Fn। अब ये n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 6 फोर्सेस लग रही हैं, देन इस n की जगह हम 6 लिख लेंगे। अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो इस n की जगह हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस, ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी है, जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है उनका सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, मतलब फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या हम इसको कह सकते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्योंकि हम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम टॉर्क की बात करेंगे और वो हमारे पास चेंजेस कॉज करता है इन रोटेटरी मोशन, सो वी विल कॉल इट एज अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम ले। वेक्टर सम का मतलब है टॉर्क भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका हम वेक्टर सम लेंगे, इसलिए मैंने एरो हेड्स भी डाले हैं ताकि डायरेक्शन भी आपको पता चलती है, ठीक है, और ये भी पता चलता रहेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका भी सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी क्या होना चाहिए, हमारे पास बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस है, जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। या आप ये कह सकते हो कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, तब हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारे पास बेसिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी डेफिनेशन इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अच्छा, मोमेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के मोमेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी होते हैं। अब जो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहेगी कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स का जो सम है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के सम के इक्वल होगा, तो तब हमारे पास ऑब्जेक्ट जाके क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स डिफाइन करें, ठीक है। कीप इन योर माइंड जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है ये हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ पे अभी आप वेरिफिकेशन भी देख लेंगे। अब जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टॉर्क होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट की बात करते हैं तो वेट भी आपको पता है फोर्स ही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ताकि वेरिफिकेशन में यहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे यूज किए सो दैट वी कैन वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगेन एंड अगेन मैं ये दो चीजें रिपीट कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो दैट इट शुड बी क्लियर फॉर यू कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, सिर्फ हम उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स क्या करें, डिस्क्राइब करें, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म एक मीटर स्टिक है, ये हमारे पास एक मीटर स्टिक है, ठीक है, जिसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, ये बीच में इसका पिवट पॉइंट है यानी फिक्स्ड पॉइंट है, इसके राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड पे एक वेट है, वेट 1 या फोर्स 1 आप इसको कह सकते हो, जो कि है 4 न्यूटन, और ये पिवट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 0.2 मीटर पे। इस साइड पे वेट 2 है, 2 न्यूटन, और ये पिवट पॉइंट से 0.4 मीटर पे। आप सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो ये है हमारे पास इस साइड से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब जो एंटी क्लॉकवाइज होती है टॉर्क वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने टॉर्क 1 लिखा है, W1 मल्टीप्लाई बाय D1। W1 का मतलब है, ये जो मैंने W1 लिखा है ये मतलब है F1 मल्टीप्लाई बाय D1। यहाँ पे फोर्स हमारे पास वेट है, ठीक है। अब वेट क्या है मेरे पास, 4 न्यूटन, 4 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये फर्स्ट वाले का कितना था, 0.2 मीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0.8 न्यूटन मीटर। अब जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस साइड वाले, ये इस साइड वाला, ठीक है, चेंज द कलर, ये जो इस साइड वाला है क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसको हम नेगेटिव लेंगे, मैंने टा2 लिखा है -F2 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है, माइनस W2 हमारे पास क्या था, वेट 2 क्या था, 2 न्यूटन, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 0.4, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 0 -0.8 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसलिए इसको हमने माइनस लिया। अब आप इसके सम ले लें, जब हम सम लेंगे 0.8 माइनस 0.8 क्या, वी गॉट 0 न्यूटन मीटर, ठीक है। कि हमारे पास आप देखें कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के इक्वल आए हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन है, और जब आपने टॉर्क्स का सम लिया you got 0 न्यूटन मीटर, so this is what we have second condition of equilibrium, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, पहले तो हमने ये प्रूव किया ना पहली एग्जांपल में, दूसरी एग्जांपल में हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक सी सॉ बैलेंस है, एक साइड पे कुमेल बैठा हुआ है जिसका डिस्टेंस पिवट पॉइंट से 0.8 मीटर है, उसका वेट है 250 न्यूटन। एक साइड बिलाल बैठा हुआ है जिसके डिस्टेंस का नहीं पता किस डिस्टेंस पे वो है, लेकिन उसका वेट है 200 न्यूटन। तो आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके ये कैलकुलेट करें। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा है? ये कुमेल वाली साइड वाला। तो क्या हो जाएगा? तो टॉर्क का क्या हमारे पास फार्मूला होता है? वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब हम डब्ल्यू के लिखेंगे, मतलब वेट ऑफ कुमेल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ कुमेल। वेट ऑफ कुमेल था 250 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ कुमेल है 0.6 इक्वल टू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज साइड में हमारे पास बिलाल है, तो वेट ऑफ बिलाल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ बिलाल। वेट ऑफ बिलाल है 200 और डिस्टेंस ऑफ बिलाल हमने फाइंड करना है। 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इस साइड शिफ्ट करोगे यहाँ से डिवाइड। 250 को मल्टीप्लाई बाय 0.6 करें, जो आंसर है उसको डिवाइडेड बाय 200 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 मीटर। इसका ये मतलब है कि बिलाल हमारे पास 0.75 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट वी हैव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारे पास कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ओके, वी हैव सम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आल्सो। दो टाइप्स हमारे पास इक्विलिब्रियम की, वैसे हम पहले भी देख चुके हैं एक तरह से, लेकिन आप अगेन देखें। दो कंडीशंस हमारे पास हो सकती है बेसिकली ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टू डिफरेंट स्टेट्स हम इनकी जो है ना टाइप्स डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा। जब वो रेस्ट में होगा तो हम कहेंगे वो स्टैटिक में है, स्टैटिक पोजीशन में, और जब मोशन है तो ऑब्वियसली डायनामिक्स है। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड टॉर्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक टेबल रखी हुई है। अब आप देखो बुक के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन टेबल बुक के ऊपर उतनी नॉर्मल फोर्स भी लगा रहा है ताकि ये बैलेंस हो जाए। हमारे पास जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर टुवर्ड्स राइट 4 न्यूटन फोर्स लग रही है और टुवर्ड्स लेफ्ट भी 4 न्यूटन फोर्स लग रही है। दो बंदे इसको धक्का दे रहे बट इक्वल फोर्स के साथ दे रहे हैं। अब ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी? बैलेंस्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से टॉर्क भी बैलेंस हो जाए। जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमारे पास टॉर्क और फोर्स बैलेंस्ड हो और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जब मूविंग बॉडी है, ठीक है, अब आप देखो जब बॉडी मूविंग है उसके ऊपर जब फोर्सेस और टॉर्क्स बैलेंस्ड होंगे, अब ये तो नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, अगर रेस्ट में आएगा फिर तो उसकी स्टेट चेंज हो गई ना। स्टेट चेंज करने के लिए आपको अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में लाना है अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, मोशन से रेस्ट में लाना है अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आप चाहते हैं कि इसी स्पीड से मूव करता रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस या टॉर्क्स लगेंगे वो बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो उससे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहे अंडर द बैलेंस्ड फोर्सेस एंड टॉर्क्स। उसके ऊपर जो नेट फोर्स और टॉर्क लग रहा है उनका नेट सम क्या हो जाए? हमारे पास जीरो हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि वो बॉडी की वो कंडीशन क्या है हमारे पास? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो मोशन में वो दो तरह से हो सकता है, जैसे हम डायनामिक्स 1 में हमने पढ़ी ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और डायनामिक्स 2 में हमने पढ़ा रोटेशनल इक्विलिब्रियम कि जब नेट टॉर्क जीरो हो। ठीक है, तो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हो जाएंगी इसकी बेस। ठीक है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब बॉडी लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब पैराशूटिस्ट फॉलिंग विद अनचेंजिंग वेलोसिटी, पैराशूटिस्ट मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आप फोर्स की बात करेंगे। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जब भी बॉडी रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसकी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नेट टॉर्क जो उसके ऊपर लग रहा है उसका नेट सम क्या होगा? जीरो होगा। ये टॉर्क क्या हो जाएगा? वहां पे बैलेंस हो जाएगा। जैसे सीलिंग फैन क्या कर रहा है? एक रोटेटिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे समरी क्या आ गई? हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी क्या हो जाए? जीरो। फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी? कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना हो,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन, नो रिजल्टेंट टॉर्क, टॉर्क भी ना हो, नेट टॉर्क जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन उसको मूवमेंट्स के फॉर्म में हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, या क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और टाइप्स इसकी दो हैं, स्टैटिक या डायनामिक। आगे डायनामिक की भी दो हैं, क्योंकि बॉडी दो तरह से मूव कर सकती है, या वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगी या रोटेट करेगी। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी इसका डायनामिक हो सकता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।